हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग विषम चतुर्भुज के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने पिछले वीडियो के माध्यम से ये जान चुका था कि सम चतुर्भुज क्या होती है, सम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, सम चतुर्भुज कौन कौन सी आकृतियां आती है और साथ ही दोस्तों सम चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने भी विशेषताएं हैं उन सब के बारे में दोस्तों हम लोग ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो के माध्यम से इसके अगले वाला जो चतुर्भुज है दोस्तों विषम चतुर्भुज, उसको मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेप्ट दूंगा विषम चतुर्भुज के बारे में कि विषम चतुर्भुज क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विषम चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज सम्मिलित होते हैं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही विषम चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने भी विशेषताएं हैं उन सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों इस चतुर्भुज को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो दोस्तों ये जो आपका चतुर्भुज है ये आपके बहुत सारे एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आपके उपयोगी होंगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेज को, जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि विषम का मतलब होता है कि जो सम नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक जो भी सम चतुर्भुज में सीखा वो दोस्तों आपके विषम चतुर्भुज में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अर्थात उसके ऑपोजिट मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग सम संख्या को विषम संख्या के पूरक मानते हैं यानी उल्टा मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो विषम संख्या है वो सम संख्या का उल्टा है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो विषम चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज का उल्टा है और जो सम चतुर्भुज है वो विषम चतुर्भुज का उल्टा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर सिंपली रूप से ये बात करें कि विषम चतुर्भुज क्या है तो हम दोस्तों सिंपली रूप से बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं है उसी को हम लोग विषम चतुर्भुज के नाम से जान सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से परिभाषित करेंगे और उस परिभाषा से ही हम लोग समझेंगे कि आखिर विषम चतुर्भुज की परिभाषा होती क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है आपसे कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं हो उसे विषम चतुर्भुज कहते हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में ये जाना था सम चतुर्भुज में कि वह चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो उसे हम लोग बोलते हैं सम चतुर्भुज। तो दोस्तों हुआ ना उल्टा, उसमें क्या था कि उसकी सभी भुजाएं जो थी वो समान लंबाई की थी। ठीक है, जबकि दोस्तों इसमें आप लोगों ने ये देखा कि इनकी जो सभी भुजाएं वो समान लंबाई की बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात दोस्तों अगर हम इस विषम चतुर्भुज में और कोई भी अगर दोस्तों और चतुर्भुज को रखेंगे तो इसमें जो प्रत्येक भुजा होंगे आपके वो बिल्कुल भी एक दूसरे के समान नहीं मिलेंगे। दोस्तों हम लोगों ने केवल यही जाना था कि यदि किसी चतुर्भुज के प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के अगर समान हो जाए तो उस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे सम चतुर्भुज। लेकिन विषम चतुर्भुज में आपको ऐसा गुण दोस्तों बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी परिभाषा में बोला आपसे कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसका दो भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, दो आपस में बराबर हो सकता है। ठीक है, दो भुजा एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन सोचिएगा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए ये बिल्कुल भी संभव दोस्तों नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं हो यानी समान नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं विषम चतुर्भुज। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट आकृति में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आकृति है दोस्तों वो एक प्रकार का आयत है। आयत इसलिए दोस्तों क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाओं जो है दोस्तों आपस में बराबर है और साथ ही इनके प्रत्येक अंतःकोण की माप 90 डिग्री है, यानी कि एक समकोण है। तो बोल सकते हैं कि यह आयत है। तो दोस्तों आप लोगों ने सम चतुर्भुज में क्या देखा था कि सम चतुर्भुज में भी एक ऐसा दोस्तों चतुर्भुज आया था जिनके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या थी, एक समकोण थी यानी 90 डिग्री थी। लेकिन दोस्तों साथ ही उसके जो प्रत्येक भुजाएं थे वो आपस में बराबर भी थे, इसीलिए हम लोग उस चतुर्भुज को सम चतुर्भुज भी बोलते थे और साथ ही साथ उसको हम लोग वर्ग भी बोलते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप एक समकोण तो है लेकिन इनके जो प्रत्येक भुजाएं वो आपस में बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर इनके शीर्षों का अगर नाम दे दें तो दोस्तों शीर्षों के नाम से इस चतुर्भुज का एक नामकरण हो जाएगा ABCD। यानी आपके पास एक चतुर्भुज मिल चुका है, कौन सा दोस्तों, ABCD। तो इसमें दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AB भुजा है वो CD भुजा के बराबर है। लेकिन यदि दोस्त आपसे ये कहें कि जो AB भुजा है वो क्या BC भुजा के बराबर है तो आप नहीं कह सकते कि जो AB भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एक भुजा है वो सभी भुजाओं के बराबर नहीं है। हाँ, हालांकि मतलब कि चारों भुजा में से किसी एक भुजा के बराबर हो सकती है, लेकिन चारों भुजा में से कोई एक भुजा सभी भुजा के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर AB भुजा किसके बराबर है, CD के, जबकि यहाँ पर BC भुजा किसके बराबर है,
AD के। यानी दोस्तों यहाँ पर सम्मुख भुजा आपस में बराबर है लेकिन प्रत्येक भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर ना होने की स्थिति में हम इस चतुर्भुज का नामकरण विषम चतुर्भुज के रूप में करते हैं। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमें अभी कोण से विकर्ण से भी हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, हमें अभी केवल यहाँ पर संबंध रखना है इसके भुजाओं से। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने सम चतुर्भुज में जाना था कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि दोस्तों इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए बोलेंगे कि ये जो चतुर्भुज है आपका वो विषम चतुर्भुज है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि यदि कोई अगर पूछे कि आयत जो है आपका वो सम चतुर्भुज है कि विषम चतुर्भुज है, तो दोस्तों आप लोग बताना कि जो आयत है वो एक प्रकार का दोस्तों क्या है, विषम चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इनकी सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है। समूह भुजा आपस में बराबर है लेकिन प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नंबर आकृति में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा नंबर आकृति है वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में जो इनकी सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर एवं समानांतर होती है। तो दोस्तों सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने भुजाएं क्या है, आपस में बराबर और समानांतर है। तो दोस्तों समानांतर तो ये भी है, समानांतर ये भी है, और बराबर इसमें सम्मुख भुजा है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर नामकरण करें, यहाँ पर देखिए PQRS। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि मान चलते हैं पी की भुजा किसके बराबर मिल जाएगा, तो दोस्तों एस आर के। ठीक है, और क्यू आर भुजा किसके बराबर मिल जाएगा, तो दोस्तों पी एस के। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि जो पी की भुजा है वो क्या तीनों भुजाओं के बराबर है इस समानांतर चतुर्भुज के, तो हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि जो पी की भुजा है वो तीनों भुजाओं के आपस में बराबर है। सम्मुख भुजा आपस में बराबर है लेकिन प्रत्येक भुजा आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका समानांतर चतुर्भुज है वो भी एक प्रकार का विषम चतुर्भुज है, यानी सम चतुर्भुज बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं केवल आपको भुजाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आकृति है आपकी वो एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। तो दोस्तों इस आकृति में आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। हालांकि इनके दोस्तों दो युग्म की भुजाओं में से जो एक युग्म की भुजाएं होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे चारों भुजाओं के आपस में समान होने की तो इनकी चारों भुजाएं आपस में बिल्कुल भी समान नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों आपका जो समलंब चतुर्भुज है एक प्रकार का विषम चतुर्भुज हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले आकृति में, तो दोस्तों ये जो आकृति है आपका वो पतंग जैसा है, यानी इस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे पतंगाकार चतुर्भुज। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी आसन्न भुजा आपस में बराबर है, मतलब ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि क्या प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, तो प्रत्येक भुजा आपस में दोस्तों बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए विशेषता में हम लिखे भी हैं पहला नंबर में, यहाँ पर दोस्तों विशेषता में पहला नंबर कहा जा रहा है कि किसी भी विषम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। दोस्तों सम्मुख भुजा एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है दोस्तों कि इनके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों संभव नहीं है। ऐसा संभव केवल है किसमें, तो वो सम चतुर्भुज में। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इतने सारे आकृतियों के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि हम लोग विषम चतुर्भुज में ऐसे चतुर्भुज को शामिल करते हैं जिन चतुर्भुज के दोस्तों सभी भुजाएं जो होते हैं आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भुजा के माध्यम से विषम चतुर्भुज को समझने का प्रयास किया है। अब आइए मैं आप लोगों को दोस्तों धीरे धीरे इससे संबंधित कुछ जितने भी दोस्तों विशेषता हैं मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने पहला विशेषता को समझ लिया होगा कि जो पहला विशेषता वास्तव में होती क्या है, यानी हमको यहाँ पर दोस्तों संबंध है इनके प्रत्येक भुजाएं के एक दूसरे के समान ना होने से। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बिल्कुल भी समान नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बी नंबर विशेषता में। तो दोस्तों बी नंबर विशेषता में आप लोग देख सकते हैं कि सभी विषम चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए विषम चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर हो सकते हैं। मतलब विषम चतुर्भुज में देखिए देख रहे हैं ना कौन कौन सी आकृति आ रहे हैं आपके, आयत भी आ रहे हैं, समानांतर चतुर्भुज आ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज आ रहे हैं, पतंग आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये जो विषम भुजा वाला जो आपका चतुर्भुज है वो भी आ रहा है। तो ये दोस्तों इतने सारे आकृति मतलब और भी बहुत सारे मतलब क्या हो सकते हैं चतुर्भुज इसमें शामिल हो सकते हैं। कब, जब उनके प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे तब। तो दोस्तों आपके विषम चतुर्भुज में आने वाले कुल जितने भी चतुर्भुज है उसमें से कुछ ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे ये कहें कि विषम चतुर्भुज में आने वाले कुल जितने भी चतुर्भुज है क्या प्रत्येक के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि सभी विषम चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, जबकि सम
चतुर्भुज में क्या था कि सभी समचतुर्भुज के समकोण आपस में बराबर थे, जबकि इसमें दोस्तों बिल्कुल भी समकोण आपस में बराबर नहीं होंगे। कैसे तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है, आपका एक आयत है, ठीक है, तो इसका प्रत्येक कोण कैसा है दोस्तों, समकोण है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके समकोण की, तो दोस्तों समकोण इसमें बराबर मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 90 है, ये अगर 90 डिग्री है, तो इसके सामने का भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एक दूसरे क्या होगा, बराबर आ गया। यानी जो कोण बी है वो कोण डी के क्या होगा दोस्तों, बराबर। अगर ये दोस्तों आपका 90 डिग्री है ए वाला, तो ये जो सी वाला आपका जो कोण है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्या है, जो आकृति है आपका वो भी विषम चतुर्भुज है, और इस विषम चतुर्भुज में जो दोस्तों कोण है आपके अंतःकोण वाले, ये क्या है, आपस में बराबर है, किससे, तो समकोण से, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले आकृति में, तो इस वाले आकृति में क्या है दोस्तों कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण पी, ये किसके बराबर है, कोण आर के, क्योंकि मैंने दोस्तों बराबर के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया है रेड कलर से, यानी यहाँ पर भी रेड है और यहाँ पर भी रेड है। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि जितना कोण यहाँ पर अंकित हो रहा है उतना ही कोण यहाँ पर भी अंकित हो रहा है, और ये जो दोनों को दोनों जो कोण है वो इस चतुर्भुज के लिए आमने सामने यानी कि सम्मुख है, इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोण Q है वो किसके बराबर है, तो कोण एस के बराबर है, और ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि दोनों को दोनों कोण दोस्तों कैसा है, एक जैसा है, यानी समान है, समान माप की है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों ये जो समानांतर चतुर्भुज है आपका वो भी क्या है, एक प्रकार का विषम चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज आपने क्या देखा कि इसके अंतःकोण जो है सम्मुख वाले वो आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी विषम चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, बताइए यहाँ पर 90 डिग्री, हम इसका नामकरण करें ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने कोण कौन होगा, इसके सामने कोण 110 डिग्री होगा। सम्मुख की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ए के सम्मुख कौन कोण है, सी, और बी के सम्मुख कौन कोण है, तो डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 90 डिग्री है उसके सम्मुख वाला जो कोण है वो क्या इसके समान है, तो नहीं है, यहाँ पर 90 है तो ये कितना हो गया, 110। ये दोस्तों कितना है, 55 है, तो ये कितना हो गया, 105, ठीक है। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि सभी विषम चतुर्भुज जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे विषम चतुर्भुज मिलेंगे जिनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी नंबर में, तो सी नंबर विशेषता में कहा जा रहा है सभी विषम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों ने सम्मुख कोण को समझा था उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर सम्मुख भुजाओं को भी क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि ये जो आमने सामने की भुजा है वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर मैंने बताया था आप लोगों को कि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर तभी हो सकती है जब इन दोनों रेखाओं के ऊपर कोई एक रेखा गिरती है और उस रेखा के एक ही और बनने वाले अंतःकोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ना कि दोस्तों कम होगा ना ज्यादा होगा, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक ए बी रेखा खंड है, यानी कोई रेखा का भाग है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, सी डी रेखा खंड है, किसी रेखा का भाग है, और इन दोनों रेखा खंडों के बीच मान के चलते हैं कि जो BC और जो AD है दोस्तों इन दोनों रेखा खंडों का तिर्यक रेखा है, हालांकि लंबवत है, इसको क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक रेखा मानकर चलेंगे। तो दोस्तों इसके एक ही ओर के तो जोड़िए तो कोणों का माप, इसके एक ही ओर का अंतःकोण का माप कितना होगा, 180 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों जब हम जोड़ेंगे ना कोण ए को और कोण डी को तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो जब इन दोनों कोणों का माप 180 डिग्री मिला है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी भुजा सी डी के समानांतर है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए कोण डी वाला और कोण सी वाला इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने से क्या पता चलता है, जब दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका भी योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये भी 90 है और ये भी दोस्तों कितना है, 90 है। तो जब दोस्तों ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों को जब हमने जोड़ा था कितना मिला, 180 डिग्री मिला। तो इसलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका AD और जो BC भुजा है वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, क्योंकि AD भुजा और BC भुजा के बीच जो आपका दोस्तों तिर्यक रेखा के रूप में जो यहाँ पर भुजा आया है वो कौन कौन है, AB और CD, और उनके एक ही और बनने वाला अंतःकोण का मापों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इसलिए दोस्तों इनके सम्मुख भुजा आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। और जस्ट दोस्तों वही गुण यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती है, साथ ही बराबर भी होती है। तो दोस्तों बराबर की बात हटा दीजिए, समानांतर की बात करते हैं। तो दोस्तों इनके सम्मुख भुजा आपस में समानांतर कब होंगे, जब ये वाला इनके जो आसमान कोण होंगे ना, एक ही और के आसमान कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो दोस्तों फिक्स है कि अगर हम कोण P या कोण अगर S को जोड़ेंगे ना तो इसके मापों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री
आएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि जो PQ भुजा है वो RS के क्या होगा, समानांतर। उसी प्रकार से जो QR भुजा है वो किसके समानांतर हो जाएगा, PS के। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी सभी विषम चतुर्भुज के साथ संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं हम, देखिए है 90 डिग्री और 55 डिग्री। तो जब दोस्तों इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इनका योग 180 डिग्री मिलेगा। बताइए 9 5 14 यानी 145 डिग्री हो जाएगा। तो जो दोस्तों 145 डिग्री है वो क्या है, 180 डिग्री से क्या है दोस्तों, कम है। तो जब दोस्तों 180 डिग्री से कम है तो बोल सकते हैं कि जो CD भुजा जो AB भुजा है वो दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाले चतुर्भुज और ये वाले चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा है वो आपस में समानांतर हैं। लेकिन दोस्तों इस वाले चतुर्भुज के जो दोस्तों सम्मुख भुजा है वो आपस में समानांतर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज का, तो समलंब चतुर्भुज दोस्तों इनके दो युग्मक भुजाओं में से केवल एक ही युग्म की भुजाएं क्या होते हैं, आपस में समानांतर होते हैं। सब के सब दोस्तों बिल्कुल भी आपस में समानांतर नहीं होते हैं। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर D नंबर में। तो D नंबर दोस्तों कहा जा रहा है एक विषम चतुर्भुज के आसन्न कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, आसन्न कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए तो आसन्न कोण, देखिए यहाँ पर क्या चाहिए 90 डिग्री और यहाँ पर क्या चाहिए 90 डिग्री। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि इनका आसन्न कोण क्या है, आपस में बराबर है। आसन्न कोण का मतलब होता है अगल बगल का कोण। तो दोस्तों कोण A के बगल में कौन है, कोण D, कोण B के बगल में कौन है, कोण C। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना कोण की माप A है उतना ही कोण की माप D भी है। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों कोण की माप क्या है, एक दूसरे के बराबर है और साथ ही दोनों आसन्न है। तो बोल सकते हैं कि कोण A और कोण D ये दोनों आसन्न कोण एक दूसरे के बराबर है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले चतुर्भुज में, इस समानांतर चतुर्भुज में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि रेड वाला अलग कोण को इंगित करता है और जो यहाँ पर ब्लैक वाला है ये अलग कोण को इंगित करता है। हालांकि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका माप 180 डिग्री आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि दोनों कोण आपस में बराबर है, यानी जो दोनों आसन्न कोण है वो एक दूसरे के बराबर है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, देखिए ये देखिए जो कोण 55 डिग्री है वो कोण 90 डिग्री क्या चाहिए, आसन्न है। उसी प्रकार से जो कोण 90 डिग्री है वो कोण 105 डिग्री के आसन्न है। उसी प्रकार से कोण 105 डिग्री है वो कोण 110 डिग्री के आसन्न है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 डिग्री 105 डिग्री क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आसन्न कोण है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसे विषम चतुर्भुज हैं जिनके आसन्न कोण आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ये मत कहना कि सभी विषम चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों E नंबर में। तो दोस्तों E नंबर से कहा जा रहा है जिस स्थिति में विषम चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप एक समकोण होता है उस स्थिति में वह चतुर्भुज आयत कहलाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों ने सम चतुर्भुज में ये जाना था कि जिस स्थिति में सम चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप एक समकोण होता है उस स्थिति में वो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यदि कोई विषम चतुर्भुज आपको ऐसा मिले जिसके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या हो, एक समकोण हो, तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग उस चतुर्भुज को आयत के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके विषम चतुर्भुज में सम्मिलित होने वाले कुल जितने भी चतुर्भुज है उन सभी चतुर्भुजों में आयत एक ऐसा इकलौता चतुर्भुज है जिनके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होती है, एक समकोण होती है। और उस स्थिति में दोस्तों हम लोग विषम चतुर्भुज के लिए उस चतुर्भुज को आयत के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके जो प्रत्येक भुजाएं होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर आपका सवाल ये रहेगा कि सर मान के चलते हैं इनके प्रत्येक अंतःकोण की माप 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और इनके जो सम्मुख भुजाएं होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो अब क्या फिर भी हम उसको आयतें बोलेंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी कि यदि किसी चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप अगर 90 डिग्री होगी, अगर वो विषम होगी, तो इनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगे ही होंगे। या तो दोस्तों वो विषम चतुर्भुज में आपका जो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो दोस्तों या तो आपका आयत कहलाएगा या तो आपका वर्ग कहलाएगा। अब ये मत सोचना आप लोग कि उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप 90 डिग्री होगी और इनके जो सम्मुख भुजाएं होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप दोस्तों खुद इसका रचना करके देख सकते हैं, इनके जो प्रत्येक भुजाएं होंगे आपस में बराबर दोस्तों किसी न किसी तरीके से हो ही जाएंगे सम्मुख तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो दोस्तों आयत कहलाएगा। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं F नंबर में। F नंबर दोस्तों कहा जा रहा है आपसे एक विषम चतुर्भुज में सदैव 4 समकोण ही बने ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आप लोग बताया था ना कि सम चतुर्भुज में या तो दोस्तों समकोण बनेगा 4 गो ना तो 1 होना, बताया था आप लोग को, या तो उसमें समकोण बनेगा 4 गो ना तो 1 होना। लेकिन इसमें दोस्तों क्या कर रहा है कि एक विषम चतुर्भुज में सदैव 4 समकोण ही बने ये कोई निश्चित नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा इस आयत वाले आकृति में कि इसमें बनने वाले समकोणों की संख्या कितनी है, 4 है। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचना कि अगर विषम चतुर्भुज वाले कोई अगर आकृति है तो उसमें जो समकोण बनेंगे वो केवल 4 ही बनेंगे। दोस्तों 1 भी बन सकता है, देख सकते हैं इस वाले आकृति में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि विषम चतुर्भुज में अधिकतम से अधिकतम जो समकोण बनेंगे वो कितने बनेंगे,
बनेंगे 4 गो, देख सकते हैं कितना बना है 4 गो। और कम से कम जो समकोण बनेंगे वो कितना बनेंगे 2 गो। देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर कितना है 1 गो, ठीक है। और चाहे तो आप 2 गो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि हम 3 गो बना लें तो 3 गो नहीं बन सकते हैं दोस्तों। अगर आप 3 गो बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिकली 4 गो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपने यहाँ पर 90 डिग्री लिया और यहाँ पर भी 90 डिग्री लिया, ठीक है, तो 2 गो तो बना लिए, लेकिन हमने क्या कहा कि 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब कम से कम क्या कर सकते हैं, हम 2 ही समकोण बना सकते हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा बनाए तो वो 4 समकोण पकड़ लेगा। तो कैसे दोस्तों, अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी अगर हम 90 डिग्री बनाए और फिर एगो 90 डिग्री ले लिए तो चौथा भी दोस्तों क्या होगा 90 डिग्री ही पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके तीनों कोणों का जो माप होगा अंतःकोणों का कितना पकड़ेगा 29 यानी कि 270 डिग्री। और चौथा जो कोण होगा वो भी तो 90 डिग्री मांगेगा, क्योंकि आपके चतुर्भुज के अंतःकोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 270 डिग्री आपका ऑलरेडी मतलब पहले से फिक्स हो चुका है और उसको 360 डिग्री पूरा करने के लिए कितना चाहिए 90 डिग्री। तो इसका जो चौथा शीर्ष वाला जो कोण होगा कितना पकड़ेगा वो भी दोस्तों 90 डिग्री पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि विषम चतुर्भुज में दोस्तों या तो कोण बनेंगे 4 गो अधिकतम से अधिकतम और कम से कम कितना बनेगा 2 गो। इस चीज को आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा दोस्तों रिमेंबर करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जी नंबर में। तो दोस्तों जी नंबर आपसे कहा जा रहा है एक विषम चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग संपूरक हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना कि एक विषम चतुर्भुज के आसन्न कोण, तो आसन्न कोण कौन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण ए और कोण डी एक दूसरे क्या होंगे आसन्न होंगे। तो दोस्तों जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इनका जो योग होगा वो कितना मिलेगा, ये दोस्तों आपको संपूरक मिलेगा, क्योंकि पता है कि संपूरक कोण कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों कोण ए या कोण डी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर जोड़ें 90 डिग्री और 55 डिग्री को तो दोस्तों बिल्कुल भी आपके 180 डिग्री के बराबर नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों समलंब चतुर्भुज में दोनों कोणों को अगर जोड़ें आसन्न वाले तो वो भी दोस्तों आपके 180 डिग्री बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक विषम चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो योग होगा वो संपूरक हो भी सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संपूरक नहीं होगा। विषम चतुर्भुज यदि है दोस्तों तो उनके आसन्न कोणों का योग संपूरक हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई ये निश्चित भी नहीं है कि विषम चतुर्भुज का जो दोस्तों आसन्न कोणों का योग होगा वो संपूरक ही होगा। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है, यानी यहाँ पर आपको संपूरक मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको इनका जो योग है आसन्न कोणों का ये बिल्कुल भी संपूरक नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एच नंबर विशेषता में। तो एच नंबर में आपसे कहा जा रहा है विषम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कभी भी समकोण पर समद्विभाजित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने जिस प्रकार से सम चतुर्भुज ये जाना था कि सम चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, तो दोस्तों ये गुण आपको विषम चतुर्भुज में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि विषम चतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजाएं होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। दोस्तों सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर तभी प्रतिशत कर सकते हैं जब प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो। तो दोस्तों इस चतुर्भुज में आने वाले कुल जितने भी चतुर्भुज हैं उनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। जब प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होंगे ही नहीं तो इनके जो विकर्ण होंगे दोनों के दोनों वो एक दूसरे को समकोण पर कैसे प्रतिशत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि इनके जो विकर्ण होंगे वो बिल्कुल भी समकोण पर समद्विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि समद्विभाजित नहीं करेंगे, समद्विभाजित दोस्तों करेंगे लेकिन समकोण पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वो भी दोस्तों सभी विषम चतुर्भुज के जो आकृति है उन सभी आकृतियों में जो दोस्तों आपके विकर्ण होंगे वो बिल्कुल भी समद्विभाजित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आई नंबर बताने का प्रयास किया है कि इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आयत में तो आयत के जो विकर्ण होंगे ना दोस्तों वो एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर समलंब वाले चतुर्भुज में या इस पतंगाकार वाले चतुर्भुज में या इस वाले चतुर्भुज में, इस विषम वाले चतुर्भुज में, तो दोस्तों इन सभी चतुर्भुजों में जो इनके विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को बिल्कुल भी समद्विभाजित नहीं करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके विषम चतुर्भुज में जो आपके विकर्ण आएंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यानी इसमें हो रहा है जबकि इन तीनों में नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों किस चीज का, देखिए यहाँ पर जे नंबर में। तो दोस्तों जे नंबर में बोला जा रहा है इस चतुर्भुज के विकर्ण सदैव आपस में बराबर ही हो यह कोई निश्चित नहीं है। क्या बोला दोस्तों, इस चतुर्भुज के विकर्ण सदैव आपस में बराबर हो यह कोई निश्चित नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पतंगाकार आपका चतुर्भुज है ना, तो पतंगाकार चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका चतुर्भुज है वो एक प्रकार का विषम चतुर्भुज है, और विषम चतुर्भुज होने के कारण इसके जो दोस्तों विकर्ण है वो आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखें इस वाले आकृति में, तो इस वाले आकृति में दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि इनके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आयत के जो विकर्ण होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इस वाले आकृति, जो पतंग वाला आकृति देख रहे हैं, या ये वाला जो आकृति देख रहे हैं विषम वाला, या फिर दोस्तों आप जो समतल वाला आकृति देख रहे हैं, इसमें जो विकर्ण होंगे वो बिल्कुल भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो आप दोस्तों ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि विषम चतुर्भुज में जो इनके विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर हो, ये कोई निश्चित नहीं है। विकर्ण जो होंगे वो आपस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों इतने सारे विशेषता मैंने काफ़ी रिसर्च कर अपने दोस्तों दिमाग से चीज़ को बनाकर काफ़ी इसको दोस्तों प्रूफ कर इसको दोस्तों बताने का प्रयास किया है। तो आपके विषम चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने सारे विशेषताएं हैं, इन सबको दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल फिगर के माध्यम से, आकृति के माध्यम से आप लोग को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि दोस्तों आपको विषम चतुर्भुज को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों जब आप चतुर्भुज पढ़ ही रहे हैं तो चतुर्भुज को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप दोस्तों उसको समझ लीजिए। जब दोस्तों आप लोग चतुर्भुज से अच्छी तरीके से परिचित हो जाइएगा, इसके बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से दोस्तों आप जान जाइएगा, तो इससे संबंधित कुल जितने भी दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनका सोल्यूशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका जो सोल्यूशन होगा वो इन्हीं विशेषताओं के कारण जो आगे 9th क्लास में आपको थ्योरी के रूप में मिलेंगे वो दोस्तों इसी के आधार पर बनेंगे, अन्यथा दोस्तों नहीं बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विषम चतुर्भुज काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको विषम चतुर्भुज से संबंधित बहुत सारे दोस्तों विशेषताएं और इनके जानकारियों को दोस्तों आपको नॉलेज मिली होगी, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो पहले के बाद ही दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले चतुर्भुज में, तब तक लिए धन्यवाद।